गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे चरक संहिता पूर्वार्ध में निदान स्थान का चौथा चैप्टर, जो कि हमारा प्रमेय निदानम। इसके पहले हमने देखा है पहला चैप्टर जो निदान स्थान का है, ज्वर निदान अध्याय। उसके बाद देखा था रक्त पित्त। उसके बाद हमने देखा था गुल्म निदानम अध्याय। ठीक है, तो 3 चैप्टर में हमने निदान स्थान का कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा चौथा चैप्टर निदान स्थान का, प्रमेय निदानम। तो प्रमेय को बेसिकली जैसे जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ बोलते हैं हम, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रमेय के भेद सबसे पहले बताया गया, इसमें वर्णन है इसका। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है कि त्रिदोष को निमित्ता विंशति प्रमेया भवन्ति विकारश्चाप्रे अपरिसंख्येया तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपः प्रमेयः नाभिनिर्वर्त्यति तथा अनुव्याख्यास्यामः। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति, मतलब त्रिदोष के कोप के कारण 20 प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं। प्रमेया भवन्ति विकारश्च आपरे अपरिसंख्येया, और अन्य रोग त्रिदोष के ही कारण असंख्य होते हैं। विकार मतलब रोग त्रिदोष के कारण असंख्य होते हैं, और जो प्रमेय होता है वो त्रिदोष के प्रकोप के कारण वो 20 प्रकार का होता है। तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपः प्रमेयः नभि निर्वर्त्यति तथा अनुव्याख्यास्यामः। जिस प्रकार त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ का प्रकोप प्रमेयों को उत्पन्न करता है, उस प्रकार से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं निदान दोष दूष विमर्श। रोगों की उत्पत्ति में निदान आदि का योग। इसके लिए श्लोक देखते हैं। सबसे पहले हम इहि खलु निदान दोष दूष विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा भवन्ति। इस शरीर में निदान मतलब कारण या हेतु, दोष वात पित्त कफ, दोष हमारी सप्त धातुएं, रसाश्रिक मांस मेदवस्थी मज्जा शुक्र मल मूत्र स्वेद आदि। दूष है उसमें धातु और मल मूत्र वो भी आ जाते हैं। ठीक है, की विशेषता से, विशेषता मतलब अर्थात न्यूनता या अधिकता। विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। तो कारण दोष और दोष की अधिकता से या न्यूनता से, विकार विघात मतलब रोग की उत्पत्ति न होने में और रोग की उत्पत्ति होने में भिन्न विशेषताएं होती हैं। अगर यही दोष हमारा ज़्यादा दूषित हो गया है और वो जाके हमारे दूषियों को मतलब धातु और मलों को ज़्यादा दूषित कर रहा है, तो रोग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ये भिन्न विशेषताएं बताई गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोग उत्पत्ति क्रम। जब ये 3 मतलब निदान दोष और दूष से आपस में अनुसरण नहीं करते अथवा देर से अथवा दुर्बल दोष आपस में संबंध करते हैं, तब क्रमशः विकार मतलब रोग की उत्पत्ति नहीं होती। जब ये 3 जो बताएंगे, जैसे हेतु हो गया हमारा मतलब निदान, दोष हो गया और दूष हो गया, अगर ये आपस में अनुसरण नहीं करते मतलब या तो देर से कर रहे हैं या बहुत कम मात्रा में, या दुर्बल दोष जो होते हैं, जब दोष जो होते हैं बलकारी नहीं होते मतलब जब दोषों में बल नहीं है धातुओं को दूषित करने के लिए, तब ये मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं रोग की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, या रोग की उत्पत्ति तब उस अवस्था में नहीं होती। अथवा देर से रोगों की उत्पत्ति होती है, या तो देर से होगी या तो रोग की उत्पत्ति नहीं होगी, या तो हल्के रूप में रोग की उत्पत्ति होगी जो मतलब आसानी से ठीक हो जाए, या सभी लक्षण ना हो ऐसे रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात इससे विपरीत दशा में विपरीत होते हैं। अगर जो दोष आपस में निदान दोष दोष आपस में अनुसरण करते हैं मतलब जल्दी शीघ्र ही करते हैं, या जो जब प्रबल हो जाते हैं तब आपस में संबंध करते हैं, तो रोग की उत्पत्ति होती है और शीघ्र ही उत्पत्ति होगी। ये विपरीत है। जैसे अगर यहाँ पे बल जो दोष है वो दुर्बल है, जब इसके विपरीत जो दोष हो गए हैं वो उसमें बल आ जाएगा, वो प्रबल हो जाएंगे, तो क्या होगा रोग की उत्पत्ति होगी, और रोग जो होगा वो पूर्ण लक्षण वाला उत्पन्न होगा, और क्या कह सकते हैं रोगों की उत्पत्ति जल्दी होगी, और वो उनकी चिकित्सा में हमें
चिकित्सा जो होगी वो आसानी से नहीं हो सकेगी, मतलब वो चिकित्सा कष्टकारी हो जाएगी। इस प्रकार ये सभी विकार की अनुत्पत्ति और सब रोगों की उत्पत्ति को भिन्न भिन्न विशेषताओं से उत्पत्ति स्वरूप कारण कहे गए। ठीक, आप देखते हैं हमारा ये होगा निदान दोष विमर्श। आप देखते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है प्रमेय प्रकरण, प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे, ये अध्याय है। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है, अब एक बार देख लीजिएगा, मैं हिंदी बोलता हूँ। उसके लिए क्या है कि प्रमेय के निदान देखते हैं। ये तीनों मतलब निदान या हेतु, दोष और दूष। दोष वात पित्त कफ, दूष हमारा इसमें क्या आ जाते हैं, धातुएं आ जाएगा, मल आ जाएगा। ठीक, जब ये तीनों निदान दोष और दूष अपनी विशेषता से कफजन प्रमेयों की शीघ्र उत्पत्ति करने वाले होते हैं, जैसा नूतन हायनक मतलब धान का भेद है हायनक, यावक मतलब जई, चीनक चीनी, उदालक वनकोदो, नैसध इटकट, मुकुंद महाब्रीही ये भी धान का एक प्रकार है, प्रमोदक ये भी धान है, सुगंधक बासमती चावल आदि का बार बार अति मात्रा में सेवन। जब हम ये जो धान का भेद है, यवक हो गया, चीना हो गया, उदालक हो गया, महाब्रीही, प्रमोदक या सुगंधक मतलब बासमती चावल का अधिक बार बार अति मात्रा में सेवन करते हैं, या अधिक घी के साथ नूतन मटर और उड़द की दाल या और दाल के योग्य अन्न, अरहर, चना आदि का सेवन, ग्राम आनूप और आदक मांसों का अधिक सेवन, साग, तिल की खली, पिष्टन, पायस मतलब खीर, कृष्णा खिचड़ी, विलेपी और ईख मतलब गन्ने का विकार जैसे गुड़, चीनी, मिश्री, राब आदि का अधिक सेवन, दूध, मध, मंदक, दही, कोई भी द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थ और नए पदार्थों का अधिक सेवन, शरीर की शुद्धि और व्यायाम का त्याग, अधिक निद्रा, लेटना बैठना और भी जो कोई ऐसा कार्य जिससे कफ, मेद और मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, वे सभी प्रमेय निदान विशेष हैं। तो निदान बताया गया है कि इसमें हमको तीन देखने हैं, जो कि हमारा कफ को बढ़ाए, कफ को प्रकोपित करे, मेद की उत्पत्ति करे और मूत्र की अधिक उत्पत्ति करे। तो इसमें हमारा हो गया कफ, हमको 3 पॉइंट्स देखने, कफ को जो बढ़ा रहा हो, कफ दोष को, मेद धातु को और मूत्र को मतलब मल को जो अधिक उत्पत्ति करता है। तो जैसे जो अनेक प्रकार के हम चावल खाते हैं उनका अधिक मात्रा में सेवन, घी के साथ मटर और उड़द की दाल, अरहर की दाल ये सब का सेवन, आनूप, औदक और ग्राम मांसों का अधिक सेवन करते हैं, दही, कोई भी द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थ, गुड़ के विकार गन्ने का विकार गुड़, चीनी, मिश्री आदि का अधिक सेवन करते हैं, या अधिक निंद्रा, विहार में अधिक निंद्रा, लेटना बैठना या व्यायाम का त्याग करते हैं, और जो पंचकर्म बताए गए हैं संशोधन कर्म, उसका हम समय काल के अनुसार उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि, मेद की वृद्धि और मूत्र की अधिक उत्पत्ति हो जाती है, जिससे ये जो होते हैं वो प्रमेय की ओर ले जाते हैं हमें, हमारे शरीर को हमारे शरीर में प्रमेय रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा निदान है ये, जो कि आपको रिलेट करके पढ़ना है, कफ, मेद और मूत्र, जो ऐसे निदान जो मेद को बढ़ाए, मूत्र को बढ़ाए और कफ दोष को बढ़ाए। ठीक, अब देखते हैं हम प्रमेय में कफ का स्वरूप। इसके लिए श्लोक दिया गया बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषा। प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष है। जो प्रमेय में अत्यंत द्रव वो कफ दोष विशेष है। इसके बाद देखते हैं हम प्रमेयों में दूष्यों का वर्गीकरण। इसके लिए श्लोक दिया गया है, वह बद्धम भेदो मांसम शरीरज क्लेदः शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसश्चा औजा संख्यात इति दोष विशेषा। तो दोष तो जो मेन है हमारा वो दोष में आता है हमारा कफ। और अब देखते हैं दूष्यों में क्या क्या आता है। तो उसके लिए श्लोक दिया गया है, वह बद्धम मतलब बहुत, वह बद्धम भेदो मांसम, मेदो है ये, भेदो नहीं है, मेद है। तो बहुत ढीला मेद मांस, शरीरज क्लेद मतलब शरीर जन्य क्लेद, शुक्र, शोणित मतलब रक्त, वसा, मज्जा, लसिका, रसश्चा औजा। ठीक है, तो यहाँ पे रसश्चा औजा मतलब ओज हो गया हमारा, और ये इतने हो गए। तो इसको हमको कैसे ध्यान में रखना है, तो हमको ऐसे ध्यान में रखना है,
हम जो सीक्वेंस लिखे हैं, जैसे रक्त लिखा है मैंने, मांस लिखा है, मेद लिखा है, उसके बाद मज्जा, शुक्र, ओज। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, रक्त जैसे धातुओं का सीरीज में याद रखना है, रस को छोड़ के आपको याद रखना है। तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि फिर छोड़ देना है, मज्जा, शुक्र, ये हो गया हमारा 5 धातुएं आ गई। इसमें 2 धातु छूटी हुई है हमारी। उसके बाद हम देखेंगे ओज जो होता है, वो जो सारी धातुओं का सार हो गया, ओज हो गया, उसको ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद हम क्लेश, वसा और लसिका को अलग से याद कर लेंगे। तो ये दूषियों का वर्गीकरण हमें याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोष त्रय में कफ की प्रधानता। इन तीनों में जैसे निदान, दोष, दूष्यों के भेदों का एकत्र सम्मेलन होने पर पहले बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। जब ये एकत्र सम्मेलन होते हैं अधिक मात्रा में, बहुत अधिक होने से इनका एकत्र सम्मेलन, कफ जो होता है वो शीघ्र ही कुपित या प्रकुपित हो जाता है या दूषित हो जाता है। प्रकुपित हुआ वह कफ शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है, और शरीर की शिथिलता के कारण वो संपूर्ण शरीर में बहुत ही कम टाइम में फैल जाता है पूरे शरीर में। और भेद के बहुत और शिथिल होने से, मेद के बहुत और शिथिल होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैलकर वह मेदा के साथ ही पहले मिलकर विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित करता है। और क्या करता है ये, मेद के अधिक समान गुण होने से कफ जो होता है वो मेद के समान गुण वाला होता है, इसलिए वो शरीर में फैल के मेदा के साथ मिल के मेद को दूषित करता है। विकृत हुआ कफ मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर, क्लेद और मांस के साथ संबंध होता है। ठीक है, तो जब जो कफ विकृत हो गया है वो मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर, क्लेद और मांस के साथ संबंध बना लेता है या उनसे मिल जाता है। विकृत होने से वह कफ मांस के दूषित होने से मांस में सराविका, कच्छपिका आदि सड़े हुए मांस वाली पीड़िका उत्पन्न करता है। तो ये जो जब ये कफ जो होता है वो मांस के दूषित होने से, जब मांस से संबंध रख लेता है तो मांस को दूषित कर देता है, जिससे मांस में पीड़िका उत्पन्न हो जाती है। जैसे सराविका, कच्छपिका, ये सड़े हुए मांस वाली पीड़िका उत्पन्न करता है। फिर शरीर के क्लेद को दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। जो शरीर का क्लेद होता है उससे भी वो संबंध कफ जो होता है पहले मेद से संबंध बनाता है, फिर शरीर, क्लेद और मांस से संबंध बनाता है। तो शरीर क्लेद जो होता है उसको मूत्र रूप में बदल देता है। वंशण प्रदेश और बस्ती प्रदेश से उत्पन्न होने वाले मूत्रवाह स्रोतों के मेद और क्लेद से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है। तो क्या वंशण प्रदेश और बस्ती प्रदेश में जो मूत्रवाह स्रोत होते हैं उसमें मेद और क्लेद जो होते हैं वो भर जाते हैं, जिससे कारण उसका जो मुख होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और वहाँ पे वो मेद और क्लेद रुक जाते हैं। इसके बाद प्रकृति विकृति स्वरूप होने से प्रमेयों को और उनकी स्थिरता या असाध्यता को उत्पन्न करता है, और विभिन्न प्रकार के भेदों को, प्रमेय के भेदों के साध्यता असाध्यता को उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, जो कॉन्सिक्वेंसेस या कह सकते हैं साध्यता असाध्यता पे, ठीक है, जो होता है वो प्रकृति और विकृति के स्वरूप होने से प्रमेयों को और उनकी स्थिरता या असाध्यता को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वह कफ के 10 प्रमेय हैं। कफ के 10 प्रमेय है, इसके लिए हम श्लोक दिया गया है। मैं श्लोक को नहीं पढ़ना चाहता, मैं हिंदी सीधे बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में, फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी श्लोक पढ़ने की वजह से। तो कफ के 10 प्रमेय हम देखते हैं। कफ और मेद से मिली हुई शरीर की क्लेदता मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त कफ के इन 10 गुणों से युक्त होती है। कफ के ये 10 गुण हैं। कफ और मेद से मिली हुई शरीर की क्लेदता, जो शरीर की क्लेदता है वो कफ और मेद से मिली हुई मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त कफ के इन 10 गुणों से युक्त होती है। जो शरीर की क्लेदता होती है मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त करता है, कफ के इन 10 गुणों से युक्त होती है। तो हम देखते हैं अब कफ के इन 10 गुण। कफ के ये 10 गुण हैं, जैसे श्वेत, शीत, मूर्त मतलब ठोस, पिच्छिल चिपचिपा, अच्छ, स्निग्ध,
भारी, मधुर, सांद्र, प्रसाद और मंद। इनमें जो जो एक अथवा अनेक गुणों से युक्त होता है वह उसी गुण के समान नाम को या गुण संबंधी नाम विशेष को प्राप्त करता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर हम इन्हीं के बेसिस पे प्रमेय के भेद बताए जाते हैं। जैसे हम सांद्र प्रमेय जानते हैं, सांद्र प्रसाद प्रमेय जानते हैं, तो इसी प्रकार ये जिस प्रकार से जिस फॉर्म में मिलते हैं उसी प्रकार हम प्रमेय का डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नाम भेद से 10 प्रमेय हैं। तो कब के 10 प्रमेय देखे हमने, उसमें कब के गुण बताया गया है, उसी प्रकार हम प्रमेय को जानेंगे। अब हम देखते हैं नाम भेद से 10 प्रमेय। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है, ते तु खल्व में 10 प्रमेया नाम विशेषेण भवन्ति। ते तु खल्व में 10 प्रमेया नाम विशेषेण भवन्ति। नाम भेद से या 10 प्रमेय होते हैं। तद्धा, जो कि या जैसे उदक में हच्चा, उदक प्रमेय है। इच्छु बालिका, बालिकार सा में हच्चा, इच्छु बालिकार सा में है। सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में हस्चा, सांद्र प्रसाद में है। शुक्ल में हस्चा, शुक्ल में है। शुक्र में हस्चा, शुक्र में है। शीत में हस्चा, शीत में है। सिक्ता में हस्चा, सिक्ता में है। शनैर में हच्चा, शनैर में। और आलाल में हच्चा इति, आलाल में। तो ये 10 प्रकार के प्रमेय होते हैं, आपको याद रखने हैं। उदक में है इच्छु बालिका, बालिकार सा में है। सांद्र में, सांद्र प्रसाद में। शुक्ल में, शुक्र में। शीत में, सिक्ता में। शनैर में, आलाल में। तो आपको ऐसे बना लेना है कुछ, जैसे उदक इच्छु बालिका है, पहले ये दोनों याद कर लेने। उसके बाद सांद्र में और सांद्र प्रसाद प्रमेय, ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद शुक्ल, शुक्र, शीत। शुक्ल याद कर लीजिए, शुक्र मतलब शुक्ल में, शुक्र में। शीत में, सिक्ता में है। उसके बाद शनैर में, आलाल में। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे। उदक इच्छु बालिका प्रमेय, सांद्र प्रमेय, सांद्र प्रसाद प्रमेय। शुक्ल प्रमेय, शुक्र प्रमेय, शुक्ल और शुक्र प्रमेय ये हो गया। शीत प्रमेय, सिक्ता प्रमेय। शनैर प्रमेय, शनैर में, आलाल में। ठीक, अब हम देखते हैं कफच प्रमेय की साध्यता। इसके लिए श्लोक देख लेते हैं एक बार। ते 10 प्रमेय साध्या समान गुण मेधा स्थानकत्वात् कफस प्रधानवात् समक्रियात्वाच्च। तो क्या है, ते 10 प्रमेय, 10 प्रमेय साध्य होते हैं। जैसे कि समान गुण मेधा स्थानकत्वात्, समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से। कफस प्रधान्यात्, कफ की प्रधानता से। तीसरा है दोष और दूषों की समान चिकित्सा वाला, मतलब समक्रियात्वाच्च। दोष और दूषों की समान चिकित्सा वाले होने से ये 10 प्रमेय साध्य होते हैं। तो हमारा जो कफच प्रमेय की साध्यता में हम अगर समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से और दोष की समान चिकित्सा से होने से ये 10 प्रमेय साध्य होते हैं। जो 10 प्रमेय बताए हैं, उदक इच्छु बालिका, सांद्र प्रसाद, शुक्ल, शुक्र, शीत, सिक्ता, शनैर और आलाल। तो ये जो 10 प्रमेय हैं, ये समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से और दोष और दूषियों की समान चिकित्सा होने से ये 10 प्रमेय हमारे साध्य होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में, जैसे उदक में क्या है, इच्छु बालिका में क्या है, सांद्र में क्या है। इसके बाद हम पित्तज प्रमेय के बारे में देखेंगे, उसके भेद के बारे में देखेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।